लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि देख के लग रहा है कि एक क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिसके 5 सब पार्ट्स हैं और टोटल मिला के 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है इसमें लिखा हुआ। A 45-year-old male patient visited the physician with complaint of sudden onset of left side of his face, has become motionless when he wake up in the morning. On examination, physician found his face is drawn to the right side when he tries to smile and cannot close his left eye. Patient also complains of dribbling of saliva from the left angle of the mouth during mastication. Food accumulates between the teeth and cheek, obviously of the left side. फर्स्ट सब पार्ट में बताना है 2 नंबर में, what is this condition called? तो this condition is a case of lower motor neuron paralysis of facial nerve, that is the 7th cranial nerve, जिसको कि बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। बस 2 नंबर मिल गए भैया तुमको इसमें। लेकिन अगर सिर्फ बेल्स पाल्सी लिखोगे तो हो सकता है 1 नंबर मिले, क्योंकि बेल्स पाल्सी एक्चुअली है क्या वो ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड। सेकेंड सब पार्ट है इसमें, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन, ये 3 नंबर में लिखना है। पहली लाइन तो तुम क्लियर कट मेंशन कर देना कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ बेल्स पाल्सी इज स्टिल अननोन। बस क्या है कि लोग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स गिनाते हैं, सोचते हैं कि इन कारणों से हो सकता है। जैसे कि कहा जाए तो बच्चों में नहीं होता है और ओल्ड एज में नहीं होता है। ज़्यादातर ये 15 से 45 15 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप में होता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं, मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसमें ज़्यादा कॉमन होती है ये बेल्स पाल्सी, वो है प्रेगनेंसी, सोचने वाली बात है, प्री एक्लेम्सिया, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलिमेंट्स। तो ये सब कंडीशंस हैं। एंड कभी किसी बेल्स पाल्सी के पेशेंट से मिलो, यू मे फाइंड कि ये जो हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए इनमें से कोई ना हो। इसीलिए कह रहे हैं एग्जैक्ट कॉज ऑफ बेल्स पाल्सी इज अननोन। फिर अगर लोकल फैक्टर पे जाके सोचो कि ये भी तो हो सकता है कि फेशियल नर्व जो फेशियल कैनाल से बाहर निकलती स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में और उसी क्षेत्र पे उसी रीजन में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से नर्व सोलन या इन्फ्लेम्ड हो जाए, माइट बी दोज लोकल फैक्टर्स। जैसे कि देखा जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स या वेरिसेला इन्फेक्शन, जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, और ये इस रीजन में कॉमन भी होता है। फेशियल नर्व एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस के ओरिफाइस के लेवल पे भी इन्वॉल्व होती है, सेंसरी स्टिमुलस ले जाती है। और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो वेरिसेला इन्फेक्शन है ये सेंसरी गैंग्लियन में ही रिसाइड करता है, जैसे डीआरजी हो गया, गैसेरियन गैंग्लियन हो गया ट्राइजेमाइनल का, जेनिकुलेट गैंग्लियन फेशियल नर्व का, ऑल दीज आर सेंसरी गैंग्लियंस। तो यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस रिसाइड करता है और अंडर इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस ये वायरस फ्लेयर अप कर सकता है, और फ्लेयर अप करके अलोंग द नर्व ही ट्रेवल करेगा और उसी नर्व के डर्माटोमल एरिया पे जाके पस्ट्यूल्स एंड वेसिकल्स बना देगा, जिसे शिंगल्स कहते हैं। आजकल इसकी वैक्सीन का भी बड़ा ऐड आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते हैं। तो एक ये लोकल फैक्टर माना जाता है कि मे बी बिकॉज ऑफ दीज वायरल इन्फेक्शंस फेशियल नर्व इन्फ्लेम्ड हो सकती है और उसकी वजह से डैमेज भी हो सकती है। तो इसमें 2 कॉजेज मिले हैं, ध्यान से सोचना। एक तो वायरल इन्फेक्शन या तो अक्यूट हुआ है या तो वो डोरमेंट था, जो कि फ्लेयर अप हुआ है अंडर इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस। अब ये इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वैसे तो सीधे से कीमोथेरेपी पहुंच जाता है इंसान सोच के कि भाई इम्यूनोसप्रेशन हो रहा है तो यानी कि कीमोथेरेपी चल रही होगी। अदरवाइज इन रेगुलर लाइफ अगर और सोचो तो कहते हैं पीपुल अंडर स्ट्रेस, पीपुल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीजेस एटसेट्रा।
और भी लोकल लेवल पे अगर बात करें तो डायरेक्ट फेशियल नर्व इन्फेक्शन भी तो हो सकता है ना, और उससे जो रिजल्टिंग मैनिफेस्टेशंस आते हैं उनको लाइम डिजीज भी कहते हैं। एक और लोकल कॉज हो सकता है कि ये जो माइलिन शीथ कवरिंग द पेरिफेरल नर्व्स होती है अंडर द श्वान सेल्स, तो वो माइलिन शीथ में फैट इन्वॉल्व होता है। जैसे तुमने वेलेरियन डिजेनरेशन में पढ़ा होगा, आफ्टर दिस एक्सोंटोमिसिस टाइप ऑफ इंजरी, तो उसमें जो डिस्टल कट पोर्शन ऑफ दी नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसमें कि फैटी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बिकॉज दैट माइलिन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ लिपिड, सो दैट डिजेनरेट्स। और अगर माइलिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो नर्व्स की इम्पल्स कंडक्टिविटी कम हो जाती है, नियरली ख़त्म हो जाती है। अब एक और भी ऐड कर लो, अक्सर देखा होगा ठंड के मौसम में चिली वेदर्स इंसान बॉडी को तो पूरा प्रोटेक्ट कर लेता है, जैकेट्स और हर तरह से कैप्स लगा करके, शूज बूट्स एंड एवरीथिंग, ग्लव्स एंड एवरीथिंग, बट कान अगर खुले रह गए तो सबसे ज़्यादा ठंड कान पे लगती है। लोगों के कान लाल हो जाते हैं ठंड के मारे, और नाक पे भी। तो इसलिए बहुत सारे ये कैप्स आते हैं, मंकी कैप्स एंड ऑल, जो कानों को भी कवर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ठंड में बाहर निकलो तो कानों को अच्छे से बंद करके जाओ, प्रोटेक्ट करके जाओ। तो ये बात पता होना चाहिए कि कान के पीछे होती है एक हड्डी मेस्टॉइड, और मेस्टॉइड के ही मीडियल अंदर की तरफ एक फोरामेन खुलता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, क्योंकि उसके आगे स्टेलॉइड प्रोसेस होती है। सो बिटवीन स्टेलॉइड प्रोसेस एंड द मेस्टॉइड देयर इज अ फोरामेन कॉल्ड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन थ्रू विच फेशियल नर्व कम्स आउट। अब सोचने वाली बात है, ये जो फेशियल कैनाल है जिसके अंदर से ये फेशियल नर्व बाहर आ रही है, तो उस कैनाल में फेशियल नर्व तो सूख जाएगी, ऐसे कब तक जीवन गुजारेगी? अंदर भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना उसको। तो देयर इज एन आर्टरी from this posterior auricular artery generally, or sometimes from the occipital artery also, एक minor twig अंदर चली जाती है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से, so as to supply blood to the facial nerve inside the canal। ठीक, लेकिन ये पूरे रास्ते अंदर नहीं जाती, अंदर से एक आर्टरी आ रही है, because this facial canal opens on the posterior cranial fossa through the internal auditory meatus। इंटरनल ऑडिटरी मेटस पेट्रस टेम्पोरल की पोस्टीरियर वॉल पे एक होता है फोरामेन, वहाँ से ये फेशियल नर्व अलॉन्ग विद द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इंटर करती है, तो उसमें एक लेबरंथाइन आर्टरी भी चलती है। लेबरंथाइन आर्टरी किसकी ब्रांच थी? बेसिलर आर्टरी, समटाइम्स फ्रॉम एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इस लेबरंथाइन आर्टरी को इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी भी बोलते हैं। अच्छा, जो मिडिल पोर्शन ऑफ द फेशियल कैनाल है दैट्स रनिंग विद इन द पेट्रस बोन, उसकी सप्लाई पेट्रोसल आर्टरी से होगी। वो पेट्रोसल आर्टरी किसकी ब्रांच है? रिमेंबर दैट इट्स अ ब्रांच फ्रॉम मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तो 3 आर्टरीज से ब्लड सप्लाई होती है फेशियल नर्व की विद इन द फेशियल कैनाल। अब जल्दी से एक बार इसका फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ फेशियल नर्व विद इन दी फेशियल कैनाल। नाउ दिस फेशियल कैनाल एक्चुअली इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। रिमेंबर द फर्स्ट पोर्शन व्हिच इज द पोर्शन ऑफ इंटरनल acoustic meatus. There the blood supply is by anterior inferior cerebellar artery at its orifice, and furthermore up till the fundus of the internal acoustic meatus, there the blood supply of facial nerve is by the labyrinthine arteries and its branches. Those branches from the labyrinthine artery supplying the facial nerve in the internal auditory canal, they are called internal auditory arteries. Then the next portion of the facial nerve lies within the petrous portion of the temporal bone, and there it forms the 2 genu and the geniculate ganglion, and to that the blood supply is by petrosal branches from the middle meningeal artery. They may be superficial petrosal artery or deep petrosal artery, or simply you can write it as petrosal arteries, and they form a plexus around to this geniculate ganglion. Then the third portion of the facial nerve runs within the mastoid portion of the temporal bone, and that's the vertical course of the facial nerve. And in this mastoid portion, the blood supply is by stylomastoid branch of posterior auricular artery. As I said before also, sometimes it might also be supplied by stylomastoid branch arising from the occipital artery. Now the more important point here is, for your MCQ purpose, out of the 3 segments of this facial canal,
the intraosseous course of facial nerve, the maximum chances of ischemic injury is at the upper limit of its vertical course, means the upper 1/3 of its vertical course where it gives out its stapedial branch, also called as horizontal segment of the facial nerve. So suprastapedial portion of the facial nerve is more prone for ischemic injuries. Apart from this, there are lot many small branches along its course from the different branches of the surrounding arteries, like from internal carotids. ओके, तो अब समझ में आई बात। ठंड लगने में अगर इन आर्टरी का ब्लड रुक गया तो फेशियल नर्व में इस्चेमिक चेंजेस आ जाएंगे, मे बी ट्रांजिएंट चेंजेस और मे बी परमानेंट डैमेज। सो बिकॉज ऑफ चिल्स एंड ब्लेन्स फेशियल नर्व पैरालिसिस का अटैक पड़ सकता है। Make sure you protect yourself while going outside in cold and chilly weathers. First of all, protect your ears and mastoid with a warm covering. अब एक और कॉज जान लो बेल्स पाल्सी का, वो है parotid abscess. Now this is because of poor oral hygiene. You know, this Stensen's duct, it opens into the oral cavity. तो इसमें ascending infection हो सकता है अगर oral hygiene अच्छी नहीं है। तो कोई भी causative organism, bacteria, through that Stensen's duct it might reach into the parotid gland, and you know that facial nerve has its course within the parotid gland, giving out its terminal branches within the gland. So due to parotid abscess there might be inflammation of the facial nerve, and which can be resolved also. So it's a transient type of Bell's palsy which can be cured. So remember this, although this is a rare cause of Bell's palsy. अब सुनो ज़रा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि अब तक जितने भी मैंने कॉजेज़ बताए हैं बेल्स पाल्सी के, ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कॉज नहीं है। मतलब यू नो श्योर शॉट नहीं है कि ये कॉज है तो इसकी वजह से बेल्स पाल्सी हो ही जाएगा। अब वो तो किस्मत की बात है कि या तो इन्फेक्शन हो या चिल्स एंड ब्लेन्स हो या इस्चेमिक इंजरी हो जाए, तो इन कारणों से बेल्स पाल्सी हो भी सकती है और ना भी हो, किस्मत की बात है, राइट। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें श्योर शॉट बेल्स पाल्सी होनी ही है, एंड वो है आइट्रोजेनिक कॉज। दैट मीन्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द सर्जन कंसर्न्ड। जैसे कि ओटाइटिस मीडिया एक कंडीशन होती है, मैस्टोइडाइटिस या ओटोस्क्लेरोसिस, मिडिल ईयर ऑस्टियोमा, कोलिस्टेटोमा, इन सब कंडीशंस में सर्जन हैज़ टू ऑपरेट अपॉन द मिडिल ईयर and has to erode the walls, sometimes even reaching to the sigmoid sinus in the posterior cranial fossa, especially in case of cholecystoma involving the mastoid. तो उसमें कहीं ना कहीं फेशियल कैनाल भी इंजर्ड हो सकता है और उसकी वजह से फेशियल नर्व पे निक लग सकता है। मीन्स फेशियल नर्व कैन बी कट, मे बी ड्यू टू नेग्लिजेंस और मे बी समटाइम्स the surgeon has to sacrifice the facial nerve so as to save the life of the person. तो इस कंडीशन में भाई अगर फेशियल नर्व्स कट गई है ड्यूरिंग ऑपरेशन तो बेल्स पाल्सी होनी ही है। Now this type of injury is called neurotomesis type of injury, where there is a complete transection of a peripheral nerve, neurotomesis। और इस तरह के केसेस में पेशेंट अक्सर सर्जन को सू कर देता है, मतलब कोर्ट में चैलेंज करता है, एंड द सर्जन हैज़ टू कॉम्पनसेट फॉर दैट नेग्लिजेंस, स्पेशली इफ द सब्जेक्ट इज अ यंग अनमैरिड गर्ल। यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंटल ट्रॉमा शी विल हैव टू फेस थ्रू आउट अ लाइफ। सो इन कंडीशंस में काफ़ी हैवी अमाउंट सर्जन को पे करना पड़ सकता है एज अ पार्ट ऑफ रिम्बर्समेंट फॉर द मेडिकल नेग्लिजेंस। ऑल्दो सर्जन हैज़ दिस ऑप्शन ऑफ defending that this nerve was involved in the disease process and had to be sacrificed, and of course there is a declaration which has already been signed by the subject or his or her relatives also, where they accept to face the consequences of the surgery. अब तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ बेल्स पाल्सी, जिसमें सबसे पहली लाइन पे तुम्हें लिखना है दैट द कॉज ऑफ बेल्स पाल्सी इज unknown, idiopathic,
बाकी जितने बताए वो सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, और लास्ट में जो बताया है आइट्रोजेनिक कॉज, ये श्योर शॉर्ट कॉज है बेल्स पाल्सी का। तो भाई इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ये सब, अब तुम याद रख लो तो अच्छी बात है। देन थर्ड सब पार्ट, व्हाई द पेशेंट इज नॉट एबल टू क्लोज हिज लेफ्ट आई, ये भी 3 नंबर का है, हालांकि इसमें 3 नंबर जैसा कुछ है नहीं। नॉट एबल टू क्लोज हिज लेफ्ट आई, भाई क्लोजर ऑफ द आईज के लिए कौन सी मसल होती है? ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, वही तो कंस्ट्रिक्टर मसल है ना। तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, तुम्हें पता ही होगा। एक होते हैं ऑर्बिटल फाइबर्स जो ऑर्बिट्स के पेरिफेरी में होते हैं, और जो आईलिड्स के ऊपर होते हैं वो होते हैं पाल्पिब्रल फाइबर्स। जो इनर कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं कवरिंग द आईलिड्स वो कहलाते हैं पाल्पिब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। इसके अलावा एक पोर्शन और होता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का जो लैक्राइमल सैक की वॉल पे जाके लगता है। और बड़ी बात यह है कि याद रखना कि लैक्राइमल पोर्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, सोच के बताओ, वो लैक्राइमल सैक में फिलिंग कराएगी टीयर्स का या ड्रेनेज कराएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन तो सारी करा नहीं रहे हैं, बट एटलीस्ट ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई अच्छे से कर लो। तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के लैक्राइमल फाइबर्स दे कॉज dilatation of the lacrimal sac for the filling of the lacrimal sac with the tears being drained into it through the lacrimal canaliculi, through the lacrimal punctum, and from that lacrimal sac there will be a nasolacrimal duct draining it downwards into the inferior nasal meatus, and there is a valve of Hassner present there. ठीक है, हालांकि ये सब तुमको ज़रूरी नहीं यहाँ पे लिखना। यहाँ पे जो पूछा है उसका रीज़न देखो, हम बहुत कुछ बता देते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि तुम परेशान हो जाओ कि ये सब कैसे लिखेंगे, याद रहेगा कि नहीं। मेरा पर्पस ये है टू प्रोवाइड यू द फुल एंड कंप्लीट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि यही क्वेश्चन नहीं, देयर माइट बी सो मेनी क्वेश्चंस फ्रेम्ड ऑन द सेम टॉपिक व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो बस इसमें इतनी सी लाइन लिख देना है, बिकॉज फेशियल नर्व सप्लाइज द इप्सिलेटरल मसल्स, और अच्छे से लिखना है बिकॉज द लोअर मोटर न्यूरॉन्स रनिंग इन द फेशियल नर्व दे सप्लाई द इप्सिलेटरल मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द पैनिकुलस कार्नोसिस एंड दे आर ऑल सप्लाइड बाय फेशियल नर्व which is derived from the second pharyngeal arch during the course of development। तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पैरालाइज हो जाएगी तो भैया उसको आंख बंद करने में दिक्कत होगी। एक रीजन और है कि सिर्फ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पैरालाइज हो जाए तो भी एक बार इंसान अपना हाथ रख के उसको क्लोज करके सो सकता है, लेकिन मजबूरी ये है कि इसकी काउंटर मसल का मतलब हो गया कि द मसल्स विच कॉज ओपनिंग ऑफ द आईलिड्स, एंड दैट इज लिवेटर पैल्पिब्री सुपीरियोरिस। और वो मसल जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व से इनोवेटेड है, ऑक्यूलोमोटर नर्व से। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व की तो इंजरी हुई नहीं है, वो तो नॉर्मल है। तो जब 2 एंटागोनिस्टिक मसल्स में एक मसल पैरालाइज हो जाएगी तो जो उसकी काउंटर मसल है जो नॉर्मल है वो एक्शन प्रोनाउंस्ड हो जाएगा, मींस उसका एक्शन प्रभावी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस वजह से चूंकि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पैरालाइज्ड है और LPS ऑफ द लेफ्ट साइड नॉर्मल है, तो इस वजह से LPS उसको बंद होने नहीं देती। ठीक, इस वजह से तुम्हें 3 नंबर में डिस्क्राइब करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th सब पार्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ। तो चूंकि सारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, तो अब तुमको ये सोचना है कि सलाइवा ड्रिबल क्यों करेगा और ड्रिबल करने को रोकता कौन है। भाई इफ यू हैव पर्स्ड योर माउथ मीन्स यू हैव क्लोज्ड योर लिप्स, तो सलाइवा बाहर नहीं आना चाहिए। तो क्लोजर ऑफ माउथ कौन कराता है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस। दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रिक्टर मसल क्लोजिंग द ओरल ओरिफाइस। तो एक तो इसके पैरालिसिस होने की वजह से ओरल ओरिफाइस पे ग्रिप नहीं रहता है, लाइक यू कैन नॉट पर्स योर माउथ टाइट। दूसरा रीजन ये है कि एक मसल होती है बक्सीनेटर, मेनली इनका काम ये होता है कि चीक्स को ये दांतों से सटा के रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई खाना खाते हैं तो वो खाना जो है चीक्स और टीथ के बीच में अगर होता है तो वो च्यू नहीं हो सकता, तो बक्सीनेटर उस फूड को टीथ के बीच में पुश करता है। समझ गए ना? जिस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ,
टीथ एंड चीक्स के बीच में उस स्पेस को कहते हैं जिंजोबक्कल वेस्टिब्यूल। ज्यादातर खाना इंसान वहीं रखता है और धीरे धीरे उसको दांत के बीच में पुश करती है ये बक्सीनेटर और आदमी च्यू कर लेता है। इसी तरह से यही स्पेस जब आगे आती है बिटवीन द लिप्स एंड द टीथ इन फ्रंट, तो उस स्पेस को कहते हैं जिंजोलेबियल वेस्टिब्यूल, जहां कुछ लोग खैनी, तंबाकू या च्युइंगम रख लेते हैं। दैट स्पेस इज जिंजोलेबियल वेस्टिब्यूल। तो ये स्पेस अब लैक्स हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो सलाइवा इसमें जमा होने लगेगा। एक नॉर्मल बंदे में ये दोनों मसल्स की बात करें अगर, तो जब बक्सीनेटर इंटैक्ट रहते हैं तो सलाइवा जिंजोलेबियल या जिंजोबक्कल वेस्टिब्यूल में ज़्यादा कलेक्ट नहीं होता, बिकॉज हम मूवमेंट्स करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, च्यू करते हैं, तो इट डजंट कलेक्ट। बट अगर मसल पैरालाइज्ड है तो इस स्पेस में लॉट अमाउंट ऑफ सलाइवा जमा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ओरल ओरिफाइस जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, तो उस साइड से सलाइवा ड्रिबल करने लगेगा, रुमाल लेके बैठना पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने को मिल गया यहाँ पे, बिकॉज क्या है कि लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करते हैं छोटे छोटे से, तो आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग रिलेवेंट, ताकि बार बार मुझसे कोई पूछेगा आई विल आस्क देम टू वॉच दिस वीडियो। देन क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सब पार्ट क्या है, हाउ द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन आर टेस्टेड, और ये है 4 नंबर का। तो इसको तुम्हें डिटेल में डिस्क्राइब करना है। अब डिटेल में डिस्क्राइब करने से बहुत से लोग क्या होते हैं, बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है, वो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, दैट इज़ अबाउट द फेशियल नर्व इन डिटेल। उसमें टेस्टिंग ऑफ द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, वहाँ से तुम देख लेना। इतना सा हिंट कर देते हैं कि जो भी मसल जो एक्शन करती है उस एक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉज कराने के बाद उस एक्शन को करवाया जाता है सब्जेक्ट से, ठीक है। वैसे यूनिलेटरल पैरालिसिस में अगेंस्ट रेजिस्टेंस कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज़ वन नॉर्मल साइड ऑफ द फेस, तो वो जो एक्शन करेगा वो अपने आप पुल हो जाएगा ऑन दी नॉर्मल साइड, ठीक। अब जैसे उससे कहोगे ब्लो दी एयर, तो ब्लो दी एयर जब करेगा मुंह से तो लेफ्ट साइड में जो एंगल ऑफ द माउथ है वहाँ से एयर लीक आउट करने लगेगी। विसिल करने कहोगे तो विसिल नहीं कर पाएगा, इसी वजह से क्योंकि एक तो वो ऑर्बिकुलरिस ओरिस बंद नहीं है, प्लस विस्लिंग मसल में बक्सीनेटर है, चीक्स को कंप्रेस करना पड़ता है अंदर दांतों की तरफ, वो काम भी नहीं हो रहा है। तो ये भी तुम्हें दिखेगा कि वो विस्लिंग के टाइम में उसका जो लेफ्ट साइड का चीक है वो अंदर कंप्रेस नहीं हो रहा है। आईलिड्स क्लोज करा के देख लो, दोनों आईलिड्स क्लोज करा के कंपेयर कर लो, स्माइल करा के देख लो, है ना। रिंकल्स ऑन द फेस देख लो, जिस साइड पैरालिसिस होगी उस साइड के रिंकल्स भी नियरली खत्म हो जाएंगे, स्किन स्मूथ सी लगेगी। लेकिन जो एक्टिव और नॉर्मल साइड है उधर स्किन रिंकल्स दिखाई देंगे। फ्रंटालिस को चेक कर सकते हो, उसे को सामने देखो और ऊपर की तरफ कुछ पॉइंट कर दो, तो आस्क हिम टू लुक अप विदाउट एक्सटेंडिंग द नेक, तो फ्रंटालिस की क्रीजेस चेक कर सकते हो कि पैरालाइज साइड में वो नहीं बनेगी। और बहुत सारी मसल्स के बारे में सारी तुमको इसमें मिल जाएंगी, जो वीडियो मैं इसमें अटैच कर दूंगा फेशियल नर्व का, उसको देख लेना। वैसे भी फेशियल नर्व का यही नहीं लॉन्ग क्वेश्चन अदरवाइज वैसे भी आता है फेशियल नर्व पे, तो इसलिए ये फेशियल नर्व का तुम ज़रूर देख लेना। और इसमें एक क्लिनिकल टाइप ऑफ वीडियो है, लाइक वेयर लॉट मेनी MCQs आर डिराइव्ड, तो वो वाला भी मैं एक वीडियो ऐड कर दूंगा, एनिमेटेड वीडियो है, वो भी देख लेना।